गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किस क्लास की? 9th क्लास की। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है जो 9th के मैथ को पढ़ने में हमारे काम आते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उन कंसेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आज भी पढ़ेंगे और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो है वो हम आपके बुक जो एनसीईआरटी है उसकी 6 जो एक्सरसाइज है उसका जो पार्ट नंबर 6 है उसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको जो है वो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में पहले हम फटाफट से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेखा क्या होती है और रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो रेखा होती है सभी बच्चों को पता होगा कि रेखा जो है वो क्या होती है, जो दो बिंदुओं से मिलकर बनती है ना। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये हमारी क्या है? ये हमारी रेखा है। तो फिर बताइए कि रेखा खंड क्या है? अगर ये रेखा है तो रेखा खंड क्या है? रेखा खंड और रेखा में क्या अंतर है? हाँ जी, मैम ये रेखाखंड है। कैसे है रेखाखंड ये? रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए जो रेखा होती है उसका कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, मतलब शुरू तो वो हो रही है पर उसका अंत नहीं होगा, है ना। मतलब हम उसको ऐसा नहीं कह सकते, वो जहां मर्जी तक वो जा सकती है। लेकिन अगर आपने कह दिया रेखा खंड, ठीक है, तो जैसा अभी इस बच्चे ने बताया कि वो रेखा की क्या है, बीच का भाग होता है, तो हम क्या कहेंगे? वो उसका एक पार्ट होगा। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक, मैंने अगर इसे ए भी लिख दिया तो ये रेखाखंड है। ये ए पर शुरू होगा और बी पर ही खत्म हो जाएगा, उससे आगे ये नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक रेखा खंड। ठीक है, तो ये रेखा होती है, रेखाखंड होता है। उसके बाद आता है संरेख बिंदु। कैसा बिंदु? संरेख बिंदु। अगर आपको पता है कि संरेख बिंदु क्या होता है तो आप मुझे बता सकते हो। संरेख बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर हो। ठीक है, कैसे बिंदु होते हैं? जो एक ही रेखा पर हो। जैसे देखिए ये, ठीक है, एक ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया मैंने आर। तो पी क्यू आर जो है वो संरेख बिंदु है। क्यों? क्योंकि दो ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर है, तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, चलिए तो आगे आप मुझे बताएं फटाफट से कि जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, उसको उसको हम एक नाम से पुकारते हैं। उसका एक नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? सभी बच्चे बताएं। समकोण। समकोण। बहुत अच्छे, है ना, इसको हम कहते हैं समकोण। अगर कोई ऐसा कोण है जो समकोण से छोटा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। मैम ठीक न्यून है, कोण। समकोण से छोटा लेकिन किससे बड़ा होता है? ये समकोण से तो छोटा होता है लेकिन किसी एक कोण से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री। हाँ, बहुत अच्छे, 0 डिग्री, है ना। जो आपका न्यून कोण होता है वो 90 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम उसको तभी तो वो एक कोण बनेगा। तो जो भी आपके समकोण से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं न्यून कोण। और जो भी न्यून कोण, और जो भी आपके समकोण से बड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है। अधिक कोण ऑप्टिक नंबर। कुछ बच्चे अभी तक अपना नाम लिख रहे हैं। बच्चों, नाम लिखना आप बंद करें, अभी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। जो यहाँ पर समझाया जा रहा है उसे आप आराम से समझे, क्योंकि नाम आप एक बार लिख चुके हैं, बार बार जो है आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अभी कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में नाम नहीं लिखेगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आप लिख सकते हो, या कुछ डाउट आपका है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और जो समकोण से बड़ा होगा उन्हें हम कहते हैं अधिक कोण। तो आप मुझे बताएं, अब जो 180 डिग्री का कोण होता है उसका भी एक नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? विजु कोण। ऋजु कोण। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपका समकोण है वो 90 डिग्री का है। समकोण से छोटे होते हैं न्यून कोण, लेकिन न्यून कोण जो है वो 0 से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? 0 डिग्री का जो आपका कोण है उससे क्या होगा? ये बड़ा होगा। ठीक है, और जो आपका अधिक कोण होता है वो किससे बड़ा होता है? 90 से तो ये बड़ा होगा लेकिन किसी एक कोण से छोटा होगा। तो किससे छोटा होगा? हाँ, वेरी गुड, 90 से 180। 180, है ना। 90 से 180 के बीच में इसकी रेंज होती है। ये 90 से 90 से ये बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से ये छोटा होना चाहिए। अगर ये 180 तक पहुंच गया तो हम कहेंगे कि ये क्या बन चुका है? ये ऋजु कोण बन चुका है। तो वो जो है उसको हम अधिक कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कोणों के बारे में जो कि आपको काफी बच्चों को पहले से आता था। अब आप मुझे फटाफट से बताएं कि पूरक कोण कैसे कोण होते हैं? पूरक। जो दो कोण मिलकर
ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। जैसा भी इन्होंने कहा कि पूरक कोण होता है और दूसरा होता है हमारा संपूरक कोण। ठीक है, दो तरह के कोण होते हैं, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरा तो इसमें क्या होते हैं, दोनों में ही जो है वो दो दो कोण होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो कोण, ठीक है, जिनको जोड़ करके, दो कोण जिनका जोड़ कितना आए, 90 डिग्री। 90। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका 90। जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर आता है उसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। जैसे मान लीजिए आपको पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि 70 डिग्री है एक कोण, इसका पूरक कोण बताएं, 70 का पूरक कोण बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे। कितना है, 20 डिग्री, है ना, क्योंकि 70 में 20 जोड़ोगे तभी तो 90 आएगा ना। तो इसका मतलब कि 70 का पूरक है 20 और 20 का पूरक है 70 डिग्री का कोण। ठीक है, वैसे ही संपूरक कोण क्या होते हैं, तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, ये भी दो कोण होंगे, ठीक है, जिनको जब हम जोड़ेंगे, जिसमें जो है दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, ठीक है, बहुत अच्छे, आप मुझे बताएं 50 का संपूरक कोण क्या होगा। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बताएं 50 का संपूरक कोण कौन सा होगा। कुछ नहीं करेंगे, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपको अगर पता है कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, और आपको पता है कि आपका जो है 50 डिग्री का पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए, 180 में से 50 को जो है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने फोन कर दिया बहुत अच्छे, पर जो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि संपूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों को जोड़ो 180 आएगा। एक कोण के एक कोण का आपको मान पता है, दूसरे को कैसे निकालेंगे, तो 180 में से 50 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1। तो मतलब इसका जो संपूरक कोण है वो है 130, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आएगा 180। अगर मैं आपको यहीं पे पूछूं कि ये 50 का पूरक बताइए, 50 का ही जो है वो पूरक कोण बताएं। 20 जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ पर 70 आएगा। 20 नहीं है, ठीक है, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बहुत अच्छे। 40 है ना, क्योंकि 50 में जब हम 40 जोड़ेंगे तब हमारा जो है वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये था पूरक और संपूरक। तो अभी तक अगर आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ, मतलब सारे कोण समझ आ गए, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, जो भी हमने छोटे मोटे कोण अभी पढ़े, पूरक कोण, संपूरक कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, रेखा, रेखाखंड। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, जिनमें एक उभयनिष्ठ आसन्न भुजा कोण, हाँ ठीक है, आपने अभी कहा उभयनिष्ठ भुजा, और एक और चीज भी होती है जो इनमें उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, देखिए इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी। तो जैसा अभी एक बच्ची ने कहा, बहुत आपने बिल्कुल सही कहा, कि आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं जिनकी क्या होती है, जिनके पास होगी एक उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जिस कोण में एक कॉमन उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन, और भुजा होता है हमारी जो ये आपको दिख रही है, इन्हें कहते हैं हम भुजाएं। तो पहला इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष। मतलब कि अगर आपके ऐसे दो कोण हैं जिनकी उभयनिष्ठ भुजा है और उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो ही हम उन्हें क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। तो यहाँ देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कि ये, अब देखिए ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पर, इसका शीर्ष भी यही है ना, इसका शीर्ष भी यही है, ये वाला बी है इसका शीर्ष, और जो मेरा ये वाला कोण बन रहा है इसका शीर्ष भी तो बी है ना। तो मतलब कि इन दोनों का जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो देखिए इसका शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ है ना। और भुजा, तो अगर मैं इस सी को यहां से हटा दूं, मान लीजिए मैंने सी को यहां से हटा दिया, तो क्या मेरे पास ये दो एंगल बन पाते,
क्या ये दो एंगल मेरे पास बन पाते? नहीं बन पाते। ये तो मेरा ही एंगल बन जाता पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर तो दो एंगल बने थे, है ना। तो ये दो एंगल बन पाए क्योंकि इनके बीच में एक रेखा थी जो इनको अलग कर रही थी, लेकिन ये रेखा क्या है? कॉमन है। अगर ये रेखा जो है वो इस कोण की मदद कर रही है बनने में, तो इस कोण की मदद भी तो कर रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस रेखा से, ये जो आपकी रेखा है, इससे मेरा कोण बन रहा है सी बी डी, ठीक है, तो इसी रेखा से मेरा ये वाला कोण भी तो बन रहा है, ए बी सी, ठीक है। तो ऐसे कोणों को कहते हैं हम आसन्न कोण। कैसे कोण कहते हैं इनको? हम कहते हैं आसन्न कोण, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अब आपको ये समझ आया? अगर आपको कोणों के नाम अभी नहीं आते कि कैसे लिए जाते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको भी एक प्रश्न देती हूँ, जिन बच्चों को आता है वो कर लेना, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो कोण बनाए हैं, एक मिनट, अभी आपने मुझे इनके नाम बताने हैं, ठीक है। बताएं इस कोण का नाम क्या है, जिसको मैंने अभी कलर किया, इसका नाम आप मुझे बताएं फटाफट से। ADB ADB बहुत अच्छे, इसका नाम है एंगल ए डी। जहां पर भी कोण बनता है बेटा, उसको हमने क्या करना होता है? उसको हमने बीच में लिखना होता है, और जहां से वो शुरू हो रहा है, शुरू ये यहाँ से हो रहा है, नीचे को आया, यहाँ से ये यहाँ पर इसका शीर्ष है, यहाँ से ये वापस ऊपर को चला गया, तो खत्म यहाँ पर हो रहा है। शुरू होने का नाम लिखे, बीच का शीर्ष का नाम लिखे, और इसके अंत का नाम लिखे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? ए डी बी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये वाला कोण पूछूं, इसका नाम बताएं। CDE ठीक है, सभी बच्चे बताएं, इसका नाम क्या होगा? सी। देखिए सी सी हो रहा है, एक रेखा यहाँ पर सी है, ठीक है, सी, और उसके बाद डी है, डी पे हमारा एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको बीच में लिखते हैं, और ये है हमारी लाइन गई यहाँ से, तो ये है ई, सी डी ई, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप मुझे इसका नाम बताएं, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, BDC ठीक है, बहुत अच्छे। क्या इसका नाम? बी डी सी। देखिए क्योंकि बी से शुरू हुआ, ये यहाँ पर देखिए बी से, है ना, और डी आएगा बीच में, और सी पे खत्म हो रहा है, तो बीडीसी, मतलब कोण बीडीसी इसका नाम है। तो ऐसे जो है वो कोणों के नाम लिखे जाते हैं। चलिए, तो ये आपको आते थे, बहुत अच्छे। अभी हम अपना जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको देखते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो, आपने यहाँ पर कोई घबराना नहीं है, आपने अपने डाउट जो है वो मुझसे पूछने। अगर आपको नहीं कोण के नाम लिखने आते तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं पूछना चाहते तो क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे कैसे कोण है? ये हमारे आसन्न कोण है, ठीक है। अभी हम अगला कोण देखते हैं अपना। तो आसन्न कोण में क्या होगा? एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष होगा और दूसरा उभयनिष्ठ भुजा होगी। अगर आपको उभयनिष्ठ भुजा नहीं दिख रही है, आपको उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं दिख रहा होगा, तो आप उसको जो है वो आसन्न कोण नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर ए, और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर बी, मतलब ऐसे नाम मैंने इनको दे दिया है बस, ठीक है। ए है और ये बी है। तो बताइए, क्या ए और बी आपस में उभयनिष्ठ है? दो मैम नहीं है, क्योंकि देखिए शीर्ष इनका भले ही सेम हो, शीर्ष इनका भले ही सी है, सेम है, लेकिन क्या इनकी भुजा उभयनिष्ठ है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी भुजा ये है अलग से, है ना, इसकी भुजा अलग से ये है, और इसकी भुजा अलग से ये है। शीर्ष चाहे भले इनके सेम है, शीर्ष इनके पास उभयनिष्ठ है, लेकिन भुजा इनके पास उभयनिष्ठ जो है वो नहीं है, ठीक है। भुजा जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये हमारे आसन्न कोण नहीं कहलाए जाएंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं अगला कोण हमारा। अगला होता है शीर्षाभिमुख कोण, पर उससे पहले हम कर लेते हैं कोणों के रैखिक युग्म। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो कोणों के रैखिक युग्म कैसे होते हैं? तो आपको यहाँ पर एक ऐसी लाइन दी गई होगी, ठीक है, एक ऐसी यहाँ पर एक लाइन होगी। इस लाइन पे जो है वो बहुत से कोण यहाँ पर बने होंगे, पर यही कंडीशन है कि इनके भी जो है वो शीर्ष सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसको जो है हम कोई ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। एक ही लाइन पे जब बहुत सारी, एक ही रेखा पे जब बहुत सारी अलग अलग रेखाएं जो है वो एंगल बनाती है, जैसे कि ये और ये, तो ये क्या है? कोणों के बहुत सारे युग्म बन गए हैं। एक कोण यहाँ पर ये बन चुका है ना। इसको चलिए नाम यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी डी एफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये एक कोण है,
ये एक कोण है ना? कितने कोण यहाँ पर टोटल हमें दिख रहे हैं? 4। 4, ठीक है। और ये, तो ये क्या है? ये कोणों के रैखिक युग्म है। ये क्या होते हैं? तो देखिए, जब किसी रेखा के ऊपर बहुत सारी रेखाएं जो है वो कोण बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं इनके रैखिक युग्म। और जब हम इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो इनका जो है वो जोड़ कितना आएगा? 180। 180। बहुत अच्छे। जो कोणों के रैखिक युग्म होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री आता है। मतलब कि जब मैं इन चारों कोणों को आपस में जोड़ूंगी तो इसका जो आंसर मुझे मिलेगा वो मुझे 180 ही मिलेगा। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपको पहले कोण की वैल्यू आपको पता थी, दूसरे की पता थी, तीसरे की पता थी आपको, लेकिन चौथे की जो है वो पता नहीं थी, ठीक है। पहले 3 कोण जो आपके बने हैं रैखिक युग्म में, इसमें आपको इनकी वैल्यू पता थी, इनका मान आपको पता था, लेकिन आपको जो है चौथे कोण का मान नहीं पता था। तो आप क्या कर सकते हो? इन तीनों को आप जोड़ दोगे, है ना? इन तीनों को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। और किसमें से माइनस कर दोगे? इन तीनों को जोड़ के आप किसमें से माइनस कर दोगे? 180 से। तो टोटल है वो 180 है। यहां तक का हमें पता है, यहां तक की वैल्यू हमें पता है, इसके आगे की नहीं पता। पूरे की पता है और आधे की पता है। तो जब हमारे पास पूरा है और थोड़ा सा हमें और दूसरे की भी पता है, तो जिसकी हमें नहीं पता होती उसकी वैल्यू हम आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो कोणों के रैखिक युग्म कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि इनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं हम। अगला आता है शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाम से ही पता लग रहा है, जिनके जो शीर्ष होंगे वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला कोण मैंने यहां पर बनाया, एक मिनट, ठीक है। और यहां पर ये बनाया, तो अगर इस वाले का शीर्ष ये है ना, इस वाले का शीर्ष अगर ये है तो दूसरे कोण का शीर्ष इसके बिल्कुल क्या है? इसके बिल्कुल ही सामने। उल्टा। बिल्कुल ही क्या है? बिल्कुल ही उल्टा है। तो मतलब जो ये वाला एंगल है, ये जो लाल वाला है ना, इसके जो उल्टा होगा, इसके शीर्ष के भिमुख, मतलब इसके शीर्ष से उल्टा जो एंगल होगा वो इसके बिल्कुल सामने वाला होगा। इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों के जो शीर्ष हैं ये देखिए बिल्कुल ही एक दूसरे से उल्टे हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पर है, जो ऊपर वाला कोण है उसका शीर्ष ऊपर की तरफ को है, नीचे वाला कोण उसका शीर्ष नीचे की तरफ को है। तो ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टे हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण और इसके नीचे वाला कोण क्या है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर इनके नाम लिखती हूँ, आप बताएंगे कौन किसके शीर्षाभिमुख आपको नजर आ रहा है। ये आपका एंगल नंबर 1 है, ये आपका कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 और ये है कोण नंबर 4। तो फटाफट से आप मुझे बताइए कि कौन सा कोण है जो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। आप मुझे बताइए एंगल 4 के शीर्षाभिमुख कौन है? कोण नंबर 4 के शीर्षाभिमुख कौन है? 2। 2, बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए ये नीचे की तरफ को बना है ना, और ये जो है वो ऊपर की तरफ को बना है, तो ये एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख। अब आप मुझे बताइए एंगल नंबर 1 के शीर्षाभिमुख कौन है? एंगल नंबर 3। ठीक है, बहुत अच्छे। एंगल नंबर 3 है ना। तो क्या होता है? होता ये है कि अगर एंगल एक की वैल्यू मुझे पता है और 3 की नहीं पता, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते बराबर। हैं। मैं कहूं कि जो आपका एंगल नंबर 1 है उसका जो मान है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो जो मेरा एंगल नंबर 3 होगा उसका उसका मान भी कितना होगा? उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 60। बहुत अच्छे है ना। तो आपने हमेशा याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। फिर होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो कि आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से, अभी हमने यहाँ पर बनाई भी है। जो एक दूसरे को क्या करती हैं? जो एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, इनको हम कहते हैं कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये एक बिंदु पे जो है ये क्या करती हैं? एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी ये जो कंसेप्ट थे यहाँ पर ये हमारे काम आएंगे 6.1 को समझने में। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दे, आपको जो है स्क्रीन नजर आ जाएगी बच्चों।
ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये दिख रहा होगा, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा तो आपने जो है इसे ऐसे जूम करना है, ठीक है, या आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं, क्योंकि बुक के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि यदि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर, अच्छा, रेखाएं ए बी और सी डी जो है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है किस पर, बिंदु ओ पर, ठीक है। यदि एंगल ए ओ सी जमा बी ओ ई 70 डिग्री है और बी ओ डी 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, प्रतिवर्ती अभी हमने नहीं सीखा, इसे हम सीखेंगे क्या होता है प्रतिवर्ती। पहले इसकी हम बना लेते हैं, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं बड़ी सी, ताकि आप सभी बच्चों को अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो ये आपका O है, ये आपका C है, ये है आपका E, A, B और D। आपको कहा गया है कि जो आपकी ए बी और सी डी है, मतलब ये ए बी और सी डी आपस में क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है O पर। अगर ए ओ सी, तो एंगल देखिए, इसको आप थोड़ा जूम कर सकते हो बच्चों अपनी कॉपी पे, ऐसे करके आप करें तो ये वाली जो फिगर है वो जूम हो जाएगी आपके फोन पे, ठीक है। तो जो ए ओ सी है, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल बन रहा है बीओई, बीओई मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये दो एंगल यहाँ पर आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको अगर आप जमा करें, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो आपका जो उत्तर होगा वो 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अगर आप किस किस को जमा करें, एंगल ए ओ सी जमा एंगल बी ओ ई, ठीक है, तो बराबर है कितना आएगा, 70 डिग्री। फिर आपको यहाँ पर अगली चीज पूछी गई है कि एंगल बी ओ डी अगर 40 डिग्री है, अगर जो हमारा एंगल यहाँ पर है, देखिए ये वाला बी ओ डी मतलब ये वाला, ये अगर 40 डिग्री का है तो बताएं कि बीओई कितना होगा, बीओई ये वाला एंगल आपने बताना है बीओई, और सीओई इसका आपने जो है वो प्रतिवर्ती बताना है, ठीक है। सीओई का आपने क्या बताना है, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्या था वो भी हम यहाँ पर जो है वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप मुझे बताएं कि आप कैसे इसे हल करोगे। पहले आपको इसकी वैल्यू 40 दे के रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको कहा गया है कि अगर आप इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ते हो तो आपको जो है वो 70 मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक दिमाग लगाया, थोड़ा सा हमने यहाँ पर सोचा कि अगर ये वाला एंगल हमें पता है और ये वाला एंगल का हमें योग पता है, तो हम बीच वाले की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तीनों जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं और रैखिक युग्म का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। तो फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं एंगल एओसी, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएं, एओसी जमा एंगल सीओई जमा एंगल बीओई कितने के बराबर आएगा, ये 180 के बराबर आएगा। इसमें से जो है वो इन दोनों को जोड़ के अगर 70 आता है, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे पास उत्तर आया 70। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी मैं निकाल रही हूँ, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो सीओई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 180 में से जो है वो 70 को माइनस करना होगा। सीओई में से क्या करना होगा, 180 में से 70 माइनस करें तो कितना आएगा, जैसे आप सभी बच्चे लिख रहे हैं 110 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा एंगल है ये 110 डिग्री आ चुका है, आ चुका है, ठीक है, ये है 110 डिग्री। पर हमें इसका प्रतिवर्ती पूछा तो वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीओई का मान कितना होगा। तो चलिए आप बताएं मुझे, बीओई ये वाला जो आपका कोण है इसे आप कैसे निकालोगे। अगर आपको बीओई निकालना है तो आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता है 110 है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है 110 है। अगर हमें किसी तरह से सीओए की वैल्यू पता लग जाए, मुझे पता लग जाए कि ये कितने डिग्री का है, तो मैं बहुत आराम से जो हूँ वो बीओई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इन दो रेखाओं को देखूँ, किस किस को, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, अगर मैं जो हूँ वो, अच्छा आप इसकी वैल्यू 30 डिग्री बता रहे हो, ठीक है, देखते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है कि ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली जो हमारी रेखा है ए बी और ये वाली जो रेखा है सी डी, ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को जो है वो काट रही हैं।
और क्या बना रही हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बना रही हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसका शीर्ष देखिए आप, इस वाले कोण का शीर्ष देखें, ठीक है, और फिर इस वाले कोण का शीर्ष देखें। क्या ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं नजर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। इसका जो शीर्ष है और इसका जो शीर्ष है दोनों क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां मैं लिख रही हूं इसको, COA बराबर है BOD के। क्यों, क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसे कोण है, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई है, मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई है, तो मैं बहुत आराम से इसकी वैल्यू जो हूं निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 110 जमा 40 करेंगे और उसको जो है 180 में से माइनस कर देंगे। 110 में 40 जोड़े तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 150, और 180 में से 150 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 30 लिखा था आपका उत्तर सही था, मुझे लगा आप इसकी वैल्यू बता रहे हो, पर आप जो है इसकी वैल्यू बता रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका जो है वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री जो है वो आ गई। तो अभी देखिए हमने सभी कोणों का जो है वो पता लगा लिया है, ये 40 है, ये 110 है और ये 30 डिग्री है। पर हमें जो पूछा गया था, हमें जो है एंगल COE नहीं पूछा था, हमें कहा था कि इसका क्या निकालिए, इसका प्रतिवर्ती निकालिए। तो कोई बच्चा बताएगा प्रतिवर्ती क्या होता है? यस हाँ बताइए, क्या प्रतिवर्ती, मैम? प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे किसी भी कोण का ठीक बेटा माइक ऑफ रखें, ठीक है। अगर आपसे किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण पूछा जाए तो आपने क्या करना है, उस कोण को 360 से अधिक 360 से कम। 360 360 से आप उसको माइनस कर देंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपके एंगल का प्रतिवर्ती कोण होगा। आपको यहाँ कहा गया है कि 110 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालें, ठीक है। 110 मतलब प्रतिवर्ती कोण वैसे कोण हुए जिसको जमा करके शायद 360 आता हो। तो 110 का अगर हमने प्रतिवर्ती निकालना तो हम क्या करेंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और उत्तर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 का 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो 250 डिग्री जो है वो इसका होगा, ठीक है। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अपना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दें। मैम ये 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होएगा? क्वेश्चन नंबर 2, यस मैम। वो तो हम अभी करेंगे ना, पर आपने मुझे बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया है, यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 आपको कहा गया है कि आकृति आपको दी गई है, इसमें जो है कुछ रेखाएं हैं वो है XY। एक रेखा आपकी XY है, दूसरी रेखा आपकी MN है, ठीक है। जो जो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। ये आपकी है MN और ये आपकी है XY, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। और यदि POY 90 डिग्री है, POY पहले हम सारे इसके एंगल बना लेते हैं। यहाँ से एक रेखा गई और यहाँ से एक सीधी रेखा आई, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये रेखा, है ना। और बस इतना ही, चलिए तो पहले इसके फटाफट से कोण बना लेते हैं। 1 2, ये 90 डिग्री और ये एक और कोण और ये एक और कोण, ठीक है। तो ये है A, ये है B, ये है C और ये है O, मतलब ये इसको बीच का जो पॉइंट है ना ये है O, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, यदि POY, ये P है आपका और ये आपका O है नीचे वाला, है ना। तो POY की आपको जो है वो वैल्यू देके रखी है इन्होंने, कितनी देके रखी है, अगर वो कितना डिग्री है, अगर वो 90 डिग्री है, ठीक है। POY मतलब कि कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक है। देखिए POY, तो कौन सा कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये कह रहे हैं कि अगर A और B का जो रेशो है, जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। तो C का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, C का आपने यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो ये कौन कौन से कोण हैं जो आपस में जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, कौन कौन से कोण हैं जो रैखिक युग्म बना रहे हैं। जोनी राजपूत जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, मुझे लगता है पहली बार क्लास में आए हो, आपको शायद नहीं पता होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने चैट बॉक्स में इतने सारे वाई टाइप नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें आपको क्लास से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बार बार कुछ भी चैट बॉक्स में टाइप करोगे तो उसके लिए आपको क्लास से रिमूव करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो है वो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। इसलिए जो है आगे से आप ऐसा ना करें, ठीक है। लीनियर पेयर बताइए जल्दी, कौन कौन है जो रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म क्या होता है? जो एक लाइन के ऊपर बहुत सारे एंगल, बहुत सारे कोण बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ मेरा रैखिक युग्म और यहाँ पे खत्म हुआ। तो मतलब जो मेरा एंगल ए है और जो मेरा एंगल बी है और जो मेरा एंगल 90 डिग्री का है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो चलिए इनको जमा कर दीजिए। उत्तर कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहा है कि ए और बी का अनुपात हमें दिया है, ना कि इनकी वैल्यू। तो जब भी आपको अनुपात दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 2x, ठीक है, और बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3x, ठीक है। क्योंकि अनुपात हमें कैसे मिला होता है? जब हमने अपने ए और बी को काटा होगा, उसके बाद हमारा उत्तर ऐसे आया होगा 2/3, है ना। उसके बाद हमारा उत्तर 2/3 आया होगा, तभी इसको हमने 2:3 लिखा होगा। तो हमने क्या करना है, हमको अनुपात नहीं चाहिए, हमको वो वैल्यू चाहिए, हमको वो असली वैल्यू चाहिए जो इनको किसी से गुणा करने पर मिली थी। मान लीजिए यहाँ पर 2 को गुणा किया था इन्होंने 4 से, और 3 को गुणा किया था इन्होंने 8। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका 4 दूनी 8 और 24। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, ये 6। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे ना कि किसी से इसको मल्टीप्लाई करके तभी तो हमारे पास उत्तर आया होगा, है ना। तो हम पता करते हैं। तो आपने बस हमेशा इतना याद रखना है, कभी भी आपको ऐसे अनुपात में दिया गया हो तो आपने उसकी अलग अलग वैल्यू कैसे लिखनी है। ए की वैल्यू पे लिखेंगे हम 2x और बी की वैल्यू पे लिखेंगे हम 3x। अब डाल दीजिए यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x और 90 का 90, ठीक है। अब यहाँ पर है 180 डिग्री, इनको जमा कर दीजिए क्योंकि x x वाली टर्म है, समान मतलब लाइक टर्म है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको जमा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब 180 में से जो है वो हम 90 को माइनस कर देंगे। ये आपको आता है ना कि बराबर है कि उस तरफ जाता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 180 में से 90 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, मतलब कि 5x की वैल्यू आ जाएगी 90। और x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर क्या होगा, 5x के साथ गुणा कर रहा है, 90 के पास जाएगा तो भाग देगा उसको। 90/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 40, 18 डिग्री। मतलब कि x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 18 डिग्री आई। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। अभी हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a हमने कहा था कि a कितना है, a है 2x, ठीक है। तो 2 की जगह पे 2 लिखो, x की जगह पे लिख दो x की वैल्यू जो कि है 18। 18 में 2 गुणा करें तो 8 दूनी होता है 16, 2 एकम 2 तो 1 3। मतलब कि a की वैल्यू आई 36 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 36 डिग्री। और b की वैल्यू देखें तो 3 गुणा 18, 54 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो a और b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। सॉरी, a की वैल्यू है 18 डिग्री, सॉरी 18 नहीं 36, और ये है हमारे पास 54 डिग्री। तो चलिए अब c की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? क्या कर सकते हैं हम? 180 घटा 54। ठीक है। तो अभी इन्होंने जो बोला वो तो बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा होगा क्यों? तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आया ना कि कैसे इसकी वैल्यू आई 36 और 54? क्योंकि हमको रेशो में दी गई थी, हमने रेशो का क्या किया, अनुपात का हमने x लगा दिया, x लगा के हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, और जो भी हमारा x की वैल्यू आई उसको हमने जो है जो अनुपात की चीजें थी उससे हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये एक रेखा है ना। ये देखिए, ये भी तो एक रेखा है, रेखा है ये। तो अगर मैं इसको इस तरह देखूं, अगर मैं इस रेखा को देखूं तो इस रेखा पर भी जो है वो एक और रेखा कुछ बना रही है
है ना। अगर मैं इस रेखा के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं, इस रेखा की नजर से मैं देखूं, तो यहाँ पर भी जो है वो दो कोण बन रहे हैं ना, दो कोण। और जब एक रेखा के ऊपर बहुत से कोण ऐसे बनते हैं तो क्या बनाते हैं मिलकर के, कोणों का रैखिक युगम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोणों का रैखिक युगम बना, पर किस तरफ से बन रहा है, तो इस तरफ से। मतलब अब हम जो है वो ए और बी को भूल जाएंगे, ठीक है, इनको हम भूल जाएंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी इस रेखा को देख रहे हैं। मतलब हमने अपनी फिगर को थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। हमने देखा कि जो बी और सी है, ये दोनों भी मिलके जो है वो इस रेखा के ऊपर क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर बी की वैल्यू 54 है, बी की वैल्यू अगर 54 डिग्री है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे पता करें। अगर ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं तो मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 180 आएगा, है ना, तो 180 आएगा। अब बी की वैल्यू तो हमें पता थी, मतलब अगर हम बी और सी को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर हम बी और सी को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर जो है वो 180 आएगा। बी की वैल्यू 54 डिग्री है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 180 का 180। तो सी की वैल्यू निकालिए फटाफट से। सी को हम यहाँ पर ऐसा अकेला छोड़ देंगे, है ना, और 180 में से यहाँ पर देखिए ये जमा हो रहा है, तो परे जाके ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 54 माइनस करें तो 10 में से 4 के तो आता है 6, तो 7 में से 5 के तो आता है 2, और 1 का 1, तो इसका उत्तर आया सी की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 126 डिग्री। तो ऐसे जो है ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे जो है वो खुद पूछ लेना। ठीक है, आगे आपको पूछा गया है कि आगे आपको एक आकृति दी गई है, ये आपको आकृति यहाँ पर दी गई है, और आपको कहा गया है कि ये अंदर, सॉरी अंदर है, अच्छा ये है क्यू, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है ये है क्यू, ये है आर, और यहाँ पर दो कोण बने हैं। ठीक है, और ये है पी, और ये है एस, और ये है टी। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि अगर पी क्यू आर, ये पी और ये क्यू और ये आर अगर बराबर है पी आर क्यू के, ठीक है, एंगल कोण जो है हमारा, बेटा वाई टाइप ना करें अब आप, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझे। जो आपका एंगल है पी क्यू आर वो बराबर है पी आर क्यू के। ये पी क्यू आर, ये पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आपने क्या पता करना है, आपने क्या प्रूव करना है, आपने साबित करना है कि जो बाहर के दो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। मैं बताती हूँ कौन सा एंगल आपने प्रूव करने हैं, पहले मैं इनको यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, और ये चलिए, तो आपको कहा गया है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको कहा गया है अगर ऐसा है तो आप बताइए कि जो आपका एंगल है पी क्यू एस, मतलब ये वाला जो आपका कोण है वो बराबर है पी आर टी के। आपको कहा गया है कि अगर ये अंदर के दोनों एंगल बराबर हैं तो बाहर के दोनों एंगल बराबर हैं, ऐसा आप साबित कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, हम क्या करेंगे, हम किसी तरह से जो है इन दोनों का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। किन दोनों का, इस एंगल का और इस एंगल का, इसका मान हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे इन दोनों की वैल्यू ज्ञात हो सके। तो मैंने यहाँ पर जब देखा तो मैंने पाया कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहा है, फिर से वही चीज, क्या बना रहा है बच्चों, एक रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, वेरी गुड। और ये वाला एंगल मिलके इस वाले एंगल के साथ क्या बना रहा है, ये दोनों भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर हम क्या करें, अंदर वाले की वैल्यू किसी तरह से निकाल लें तो बाहर वाले की वैल्यू भी निकल जाएगी, और जब एक बार इनका मान निकल गया तो जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया x, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका मान कितना है। अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बताइए, दोनों बराबर है ना। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x क्यों होगा। हाँ, अब आप सभी ने पढ़ा होगा त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण मैंने, अच्छा हाँ ये ले लिया। पर क्या इससे निकल पाएगा? देखते हैं जरा। नहीं, इससे तो ये नहीं निकल पाएगा। एक मिनट, अगर हम एक्सक्यूएल निकालना भी चाहे तो नहीं हो पाएगा, तो हमें इसे दूसरी तरह से करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, चलिए, तो इसको इतना तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, बराबर है। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर P Q R जमा P R T। ये दोनों क्या है? ये मिलकर के, एक मिनट PQS, ये रेखिक युग्म है ना? तो एंगल PQS जमा एंगल PQR। PQR अंदर वाले क्या है? रेखिक युग्म है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दोनों देखिए PRT और PRQ, ये दोनों भी क्या है? रेखिक युग्म है, तो इनको भी यहाँ लिख देते हैं। और T बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर अपना 2। अब हम क्या करें, अगर हम इनको माइनस करने की कोशिश करें तो क्या हमारे पास प्राप्त होगा? देखते हैं यहाँ पर एंगल PQS में से, एक मिनट, POS, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, PQR जो है वो बराबर है आपके PRQ के। तो हम क्या करेंगे, कौन है, इनको अगर हम जोड़ दें यहाँ पर, एक मुझे आप पहले सॉल्व करने दो, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। PRT, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत आसान है। इसको देखिए, शुरू से आपको बताती हूँ, यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल है, हमने लिख दिया इनको कि ये क्या है, लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। तो इनको मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में, कि PQR एंगल जमा PQR और PQS बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, क्या है ये? बराबर है 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरा हमारा लीनियर पेयर है PRT, या फिर पहले सोचते हैं हम PRQ जमा PRT बराबर है 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक आप सभी को समझ आया? पहले आप मुझे इतना बताएं, यहाँ पर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो हमें दिख रहा है वो हमने लिख दिया कि जो ये अंदर का एंगल है, ये जो अंदर का एंगल है और जो बाहर का एंगल है, ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो मैंने इसको जो है वो एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है, ये पहले वाले को और ये दूसरे वाले को। यहाँ तक आपको समझ आया क्या किया गया है? बस इनको हमने रेखिक युग्म के रूप में लिख दिया है और बराबर है जो है वो 180 लिख दिया है। ठीक है, अगर समझ आए तो वाई टाइप कर दें कि मैंने इसको PQR जमा PQS लिख दिया बराबर 180, और PRQ और PRT लिख दिया बराबर 180। ठीक है, चलिए, तो अभी हम यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ कि A बराबर है B के और B बराबर है C के। अगर मैं आपको ऐसा कहूं, यहाँ में चलिए इसको भी रहने देते हैं, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि A बराबर है B के और C भी बराबर है B के, तो क्या A और C आपस में बराबर होंगे? बोलना। कौन सा बेटा है? फिर से आपने ये वाला फिर से बोलना है। मैम, देखो, हमें पता है कि ये जो हमारा एंगल है PQS और PQ, यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो एक मिनट, PQR। ठीक है, देखिए ये वाला जो एंगल है PQR है ना, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या बना रहे हैं? मिलके एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको ऐसे कैसा लिख दिया, हमने लिख दिया कि जो हमारा PQR है ये वाला कोण है, और जो PQS है ये वाला कोण है, ये दोनों मिलकर क्या है? रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो मैंने इनको लिख दिया कि इनको जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, वैसा ही सेम मैंने जो है दूसरे केस में किया कि अगर मैं PRQ को जोड़ दूं किससे? PRT से। PRQ मतलब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से जोड़ दूं तो भी रेखिक युग्म बनेगा, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 180। ठीक है, तो बस हमने इसको इतना ही यहाँ पर किया है, दोनों इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है।
तो फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है और सी जो है वो भी बी के बराबर है, तो क्या ए और सी आपस में बराबर होंगे? क्या ए और सी भी आपस में बराबर होंगे? यस और नो? यस मैम। ठीक है, जैसे यहाँ पर चलिए बी की जगह पे मैं कोई अगर अंक लिख लूं, अगर मैं बराबर है 3 और सी बराबर है 3, तो मतलब ए और सी क्या है, आपस में बराबर है ना? हाँ, तो मतलब यस ऐसा होगा। तो वैसा ही सेम बच्चों यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने अभी लिखा कि ये पूरी की पूरी चीज जो है वो 180 के बराबर है और ये वाली पूरी की पूरी चीज भी जो है वो 180 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल पी क्यू आर जमा एंगल पी क्यू एस बराबर है किसके बराबर? इस वाली पूरी टर्म के बराबर, इस वाली चीज के बराबर, है ना? क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगी ही होंगी। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसको एंगल पी आर टी। अब देखिए हमें एक प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में हमें दिया गया था कि अगर पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है, ऐसा मुझे दिया गया है प्रश्न में। किसमें दिया गया है? प्रश्न में जो है वो दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पी क्यू आर को क्या लिख सकती हूं? मैं पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख सकती हूं? पी क्यू आर जो है वो बराबर है पी आर क्यू के, तो मैं पी क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? पी आर क्यू। ठीक है, मतलब इनको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया एंगल पी आर क्यू जमा एंगल पी क्यू एस बराबर है, और यहाँ पर तो पहले से ही पी आर क्यू था, यहाँ पर तो पहले से ही पी आर क्यू है ना? तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर पी आर। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें कहा गया है कि मतलब पी क्यू एस को बराबर करना है किसके? पी आर टी के। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पी क्यू एस को यहाँ पर अकेला छोड़ दूं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अकेला छोड़ दिया और इसको मैंने जो है परे मैं इसको ले जाऊं, अगर अब बराबर है कि उस तरफ मैं अगर इसको भेज दूं, तो यहाँ पर पहले से था हमारे पास पी आर क्यू जमा पी आर टी, है ना? और बराबर है कि उस तरफ से भी कोई चीज आ रही है जो कि पी आर क्यू है, तो इसका चिन्ह बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जमा की है तो बराबर है कि उस तरफ जाके ये किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, माइनस का पी आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जमा का पी आर क्यू है, ये माइनस का पी आर क्यू, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये जाएंगे हो जाएंगे। पी आर क्यू में से पी आर क्यू माइनस कर दीजिए, सेम चीज से सेम चीज माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास क्या सिर्फ पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, एंगल पी आर टी के। और यही हमने क्या करना था, यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो देखिए हम अपने उत्तर तक जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम अपने उत्तर तक पहुंच चुके हैं। तो अभी बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। हमने कुछ किया, बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या किया, जो हमें दिखा हमने लिख दिया। हमने लिख दिया कि हमारे ये जो दो एंगल हैं ये लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इनका नाम लिख दिया, बराबर है 180 लिख दिया। दूसरे वाले पे भी हमने यही देखा कि दोनों जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, इनके नाम लिख दिया, इनको जोड़ के लिख दिया और 180 लिख दिया। अगर पहली वाली चीज 180 के बराबर है, दूसरी वाली चीज 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगी। तो हमने उन दोनों को जो है वो ऐसे बराबर करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमने स्टेटमेंट बनाई और इनको बराबर करके यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि पी क्यू आर और पी आर क्यू भी आपस में बराबर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये गिवन था, ये हमें दिया गया था। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दिया था, हमने वहीं से इसको लिख दिया। तो जब ये भी पी आर क्यू बन गया और ये भी पी आर क्यू बन गया, तो ये आपस में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? क्योंकि अगर मैं इसको बराबर है कि उस तरफ लेके जाऊं तो ये माइनस का बन जाएगा, और माइनस का बन जाएगा तो कट कटा के जीरो आ जाएगा। इस तरफ रह गया मेरा पी क्यू एस और उस तरफ रह गया मेरा पी आर टी। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही होगी, 1 मिनट का मुझे समय दें। तब तक के लिए आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः बाह्य कोण क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है।
अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बस आप मुझे 1 मिनट का समय दे, स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी। आते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो है वो 6.2 के काम आएंगे। ठीक है, अभी आपको जो है स्क्रीन नजर आने वाली है, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, तो आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। आपने बताना है कि जो ये ए ओ बी है ये एक रेखा है, आपने सिद्ध करना है। पहले हम इसका जो है वो डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक लाइन है ए ओ बी, और ये एक दूसरी लाइन है, और ये एक नीचे को तीसरी लाइन है, ठीक है। ये है आपकी सी, एक मिनट, सी बी, बीच में है ओ, यहाँ पर एक कोण बना है उसका नाम है डब्ल्यू, ये है एक्स और ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। ये है आपका डी और ये है आपका ए। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो पता प्रूव करो कि ये जो है वो एक रेखा है, ठीक है। तो कैसे इसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर ऊपर बन रहा है तो दूसरा लीनियर पेयर नीचे बन रहा है, मतलब कि एक पूरा गोला सा बन रहा है। और जब ऐसा कोई पूरा गोल कोण बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। 360। बहुत अच्छे। कैसे 360? अगर किसी बच्चे को डाउट है इसमें कि 360 कैसे, तो बहुत सिंपल है। जो ऊपर वाला हमारा रैखिक युग्म है ये 180 का है ना, 180 का है। ये वाला भी। हाँ, जो नीचे वाला रैखिक युग्म है वो भी तो 180 का ही होगा। और अगर हम इन दोनों को ही ऐसे जोड़ दें तो कितना हो गया? 360, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला मेरा रैखिक युग्म है यहां से लेकर के यहां तक ये 180 है, और नीचे वाले में दो कोण है यहां से लेकर यहां तक, ये भी कितना है? ये भी क्या है? 180 है। तो इसका मतलब है कि इन कोणों को अगर मैं जमा करूं, इनको मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? इन सभी को जोड़ के आएगा 180। तो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z बराबर है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन हमें क्या कहा गया है? हमें तो कहा गया है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, हमें तो ऐसा कहा गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है ये देखिए, क्योंकि ये चारों जो है बराबर है कि इस तरफ है ना, ये चारों जो है बराबर है कि इस तरफ है, तो हम जो है अपनी दूसरी इक्वेशन को भी बराबर है कि पहले सभी को इस तरफ ले आते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और इससे अभी मेरी बनेगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इससे मेरी क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो अगर ये चारों यहाँ पर बराबर है कि जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर भी मैं इन दोनों को जो कहाँ लेके आऊंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगी। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, यहाँ पर बन जाएगा x प्लस वाई, W यहाँ आएगा तो इसका चिन्ह कौन सा हो जाएगा? W यहाँ आएगा तो कौन सा चिन्ह लेके आएगा अपने साथ? माइनस का, तो माइनस W। और Z यहाँ पर आएगा तो भी कौन सा चिन्ह लेके आएगा? माइनस का, तो माइनस Z बराबर है 0। क्यों 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो मतलब बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें? इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो देखिए कौन किससे जुड़ जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। x में x जुड़ जाएगा, तो x में x जोड़े तो कितना आएगा? 2x, ठीक है। y में y जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 2y। अब यहाँ देखिए ये गुणा का है, ये माइनस का है। तो जब चिन्ह जो है वो एक जैसे नहीं होते, चिन्ह जब है अलग अलग होते हैं, तो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं?
माइनस माइनस करते हैं तो मतलब कि W में से W को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और वैसे ही Z के भी चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं, तो Z में से Z को माइनस कर दे तो भी कितना आ जाएगा 0। तो मतलब ये टर्म्स कट गई, मेरे पास सिर्फ ये बचा और मेरे पास बचा 360 डिग्री, ठीक है। अब ये मेरे पास अपनी नई इक्वेशन आ गई जब मैंने क्या किया, सेकंड में से या इन दोनों को जब मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ा, पहला जोड़ दूसरा, ठीक है। पहले और दूसरी इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास ये उत्तर आया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं एक चीज को कॉमन ले सकती हूँ। किसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना बच जाएगा, x प्लस वाई, कितना बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ पर 360 का 360 ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉमन लिया क्योंकि हमें दिख रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ये कोई स्टेप है, ये हमें जो दिख रहा था मैंने कॉमन ले लिया। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, बाहर लिख लीजिए। अंदर इसके पास से मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x, और इसके पास से 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया सिर्फ y, और ये जो 2 मैंने कॉमन लिया था इसको मैंने एक बार बाहर लिख दिया है। अब 2 जो है वो x और y से गुणा हो रहा है, तो x और y को अगर मैं यहाँ पर अकेला छोड़ दूं तो जो 2 है परे जाके क्या हो जाएगा, भाग कर देगा। कर दीजिए इसको भाग, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर है कितना, x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। ये आया मेरे पास एक नई इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए x और y जो है दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है। और देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, हमने अभी प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। और x और y कैसे कोण है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है, x और y कैसे कोण है, आसन्न कोण है, क्योंकि आसन्न कोण भी जो है वो 180 डिग्री बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर ये 180 डिग्री बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा होगा। हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि अगर कोई कोण आसन्न है, कोई कोण क्या है, आसन्न है, तो उसके पास एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, है ना। इसी का अगर उल्टा कर दे यहाँ पर, हाँ इसी का अगर हम यहाँ पर उल्टा कर दे तो क्या आएगा, अगर ये दोनों जो है वो आसन्न कोण है तो इसका मतलब कि ये जो है क्या, एक रेखा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक रेखा के ऊपर ही तो आसन्न कोण बनता है, ठीक है। तो हमें पहले तो हमने ये पता किया कि ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। और अगर ये आसन्न कोण है तो आसन्न कोण कौन बनाती है, जो रेखाएं होती हैं, जो सरल रेखा होती है। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने जो है इस चीज को उल्टा अप्लाई कर लिया है, उल्टा हमने इसको अप्लाई किया है, और हमें कि ये क्या है, ये एक सरल रेखा ही होगी। अगर ये आसन्न कोण नहीं आते, अगर इनका जोड़ जो है वो 180 नहीं आता तो हम इसको सरल रेखा नहीं कह सकते थे। लेकिन ये आसन्न कोण आ गए, इनका जोड़ 180 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये एक सरल रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अपने उस लॉ को, अपने उस नियम को उल्टा जो है वो लगा लिया, ठीक है। तो अभी बच्चों हमारी जो है वो 6.1 ही कंप्लीट हो पाई अच्छे से। तो आप बताएं कि आप 6.1 को ही अच्छे से, मतलब 6.2 को पढ़ना चाहते हो या फिर आप सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी आप कहेंगे वही होगा, ठीक है अभी के लिए, ठीक है।